बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के ज़रिए। आज हम सीखने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। आमतौर पे ईडियम्स के दो मतलब होते हैं, एक होता है मुहावरा और दूसरा होता है बोली भाषा। मुहावरों के बारे में हम सीखेंगे किसी और लेसन में, मगर आज हम बोली भाषा वाले कुछ ज़रूरी ईडियम्स के बारे में सीखेंगे और उनके मतलब जानेंगे। ईडियम्स इस्तेमाल करने के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपकी बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंचाना या फिर सुनने या पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित करना। इसके अलावा अगर आप किसी भाषा में बात करते हुए उस भाषा के ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस भाषा का अच्छा ज्ञान है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे ईडियम सीखेंगे जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईडियम से शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका मतलब होता है सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम। ये फ्रेज़ या ईडियम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहना हो सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम करते हैं या फिर सबसे पहले ज़रूरी काम की बात करते हैं। इस ईडियम के आगे आप वो बात जोड़ेंगे जो आपके मुताबिक ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। सबसे ज़रूरी बात, पहले कुछ खाते हैं। या कभी आप किसी मीटिंग में असली मुद्दे से भटक कर कुछ और बातें करने लग जाते हैं। ऐसे में बातों को मुख्य मुद्दे पर लाने के लिए आप कह सकते हैं पहले ज़रूरी काम, ये प्रेजेंटेशन पूरा करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स फिनिश द प्रेजेंटेशन। है ना काफ़ी आसान। अगला ईडियम है फॉलो समवन्स फुटस्टेप्स। इसका मतलब होता है किसी के नक्शे कदम पर चलना। जैसे हम अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, We follow our parents' footsteps. अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलो। Follow your big brother's footsteps. अगर तुम उनकी तरह कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। If you want to be successful like him, then you must follow his footsteps. अब देखते हैं अगला इडियम जो है For the time being. इसका मतलब होता है फिलहाल कुछ समय के लिए। फिलहाल कुछ समय के लिए तुम हमारे साथ रह सकते हो। For the time being, you can stay with us. फिलहाल के लिए इस पर काम शुरू करते हैं। For the time being, let's start working on this. State of mind. इसका मतलब होता है मानसिक स्थिति। आप ये फ्रेज़ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कहना हो कि आपकी या किसी और की मानसिक स्थिति क्या है। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। My state of mind is not good right now. मुझे बहुत दुविधा हो रही है। I am in a confused state of mind. अगला ईडियम हम देखेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इसका मतलब होता है अभी से या फिर अब से। अब से आपको शनिवार को छुट्टी नहीं होगी। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव नो सैटरडे ऑफ्स। अगला ईडियम है गॉट कैरिड अवे। इसका मतलब है भावनाओं में बह जाना। जैसे उसने भावनाओं में बहकर जम के पी ली। He got carried away and drank too much. मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया। I got carried away and spent too much. मैं जल्दी भावनाओं में नहीं बहता हूँ। I don't get carried away easily. बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर और जो है get to the point. इसका मतलब होता है मुद्दे पर आना। जब कभी मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं मगर काम की बात छोड़कर इधर उधर की बात हो रही है, तब आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। क्या आप कृपया मुद्दे पर आएंगे? Will you please get to the point? कई बार इस इडियम को कुछ इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे, क्या आप कृपया सीधे मुद्दे पर आएंगे? विल यू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट? गेट टू द पॉइंट की जगह कम टू द पॉइंट भी कहा जा सकता है। विल यू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट? अगला इडियम है कीप इन माइंड। इसे हिंदी में कहते हैं याद रखना या फिर ध्यान में रखना। कृपया करके याद रखिएगा जो कुछ आज हमने सीखा। प्लीज कीप इन माइंड what all you learned today. इन idioms का इस्तेमाल करना याद रखिए। Keep in mind to use these idioms. हमारा अगला idiom है get cold feet. इस idiom का मतलब होता है किसी बात की झिझक होना या फिर किसी चीज को करने से डर लगना। उसे शादी से पहले डर लग रहा था। She got cold feet before the marriage. प्रेजेंटेशन से कुछ देर पहले वो डर गया। He got cold feet just before the presentation. मुझे गाना गाने से झिझक महसूस होती है। I get cold feet when it comes to singing. Go back on one's word है हमारा अगला idiom. इसका मतलब होता है कोई किया हुआ वादा तोड़ना या अपनी कहीं किसी बात से मुकरना। उसने अपना वादा तोड़ा। She went back on her word. वो हमेशा अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। He always keeps going back on his word. अपनी बात से मुकरना अच्छी आदत नहीं है। It's a bad habit to go back on one's word. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सीरियस बात चल रही हो या किसी व्यक्ति को देखकर आपको हंसी आ जाए, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि ना हंसें क्योंकि वो उचित नहीं होगा? वेल, इस सिचुएशन के लिए भी एक इडियम है, कीप अ स्ट्रेट फेस, मतलब हंसने की कोशिश ना करें। कृपया हंसो मत, यहाँ गंभीर बात हो रही है। प्लीज कीप अ स्ट्रेट फेस, सम सीरियस डिस्कशन इज गोइंग ऑन। वो इतना मजाकिया है कि ना हंसना मुश्किल है। He is so funny that it's hard to keep a straight face. मैं जब भी कोई जोक सुनती हूँ, हंसे बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Whenever I hear a joke, it's hard for me to keep a straight face. हमारा अगला idiom है खाने पीने की बातों से जुड़ा हुआ, having a sweet tooth, यानी मीठे का चस्का होना या फिर मीठा बहुत पसंद होना। जिन्हें मीठा खाना या पीना बहुत पसंद है, उनके लिए इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, मेरी माँ को मीठा खाना बहुत पसंद है। My mother has a sweet tooth. मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। I am not at all a sweet tooth. अब इस एग्जाम्पल में हम चाहते तो सीधे सरल अंदाज में ये भी कह सकते थे कि I don't at all like sweet food. लेकिन इडियम का इस्तेमाल करने से आपकी बात में थोड़ा सा वजन अपने आप बढ़ जाता है और सुनने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब भी हो सके इडियम्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी बल्कि सामने वाले पर थोड़ा सा इम्प्रेशन भी अच्छा बनेगा। इसी के साथ आज का ये लेसन भी समाप्त होता है। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी नए लेसन के साथ, तो तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर एंड गुड